जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान फिर से आपका स्वागत करती हूँ ट्रिकी एकेडमी में। हमने अभी दो वीडियो में फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस किया था। अब हम जो वीडियो लेकर आए हैं ये थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस रहेगा। ठीक है, थर्ड शिफ्ट में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही उसके साथ में और भी कुछ डिस्क्रिप्शन वाली चीजें रहेगी जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपकी अगले पेपर के लिए, आपकी तैयारी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं जीके के क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है तेलंगाना में समता की प्रतिमा। ठीक है, तेलंगाना में समता की प्रतिमा, तेलंगाना में समता की प्रतिमा जिसको कहा जाता है स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी, इक्वेलिटी, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है? ठीक है, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी किसकी है, ये प्रतिमा पूछी है कि ये प्रतिमा किसकी है। तो जो इसका सही आंसर है वो है रामानुजाचार्य की। ठीक है, किसकी है प्रतिमा? रामानुजाचार्य जी की है। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ इक्वेलिटी जो प्रतिमा है ये रामानुजाचार्य की है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी किसका स्टेच्यू है, तो वो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी का है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है जीके का, आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आर्य समाज की स्थापना पूछी है। जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो उन लोगों को काफी अच्छे से पता होगा कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के अनुसार। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरी भारतीय मैदान के दक्षिण में क्या है? ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, उत्तरी भारतीय मैदान के, उत्तरी भारतीय मैदान के दक्षिण में क्या है? ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो भारत का उत्तरी भाग वाला मैदान है उसके दक्षिण में क्या है, दक्षिण में क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, चंडीगढ़, चंडीगढ़ के वर्तमान उपराज्यपाल पूछ लिए गए हैं। देखिए, अभी तक राज्यपाल पूछे जा रहे थे, अब उपराज्यपाल भी पूछ लिए हैं। चंडीगढ़ के वर्तमान उपराज्यपाल, चंडीगढ़ के वर्तमान उपराज्यपाल पूछे, वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? चंडीगढ़ के उपराज्यपाल वो है बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित जो हैं वो चंडीगढ़ के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, काले रंग की चूड़ियां कहां से प्राप्त हुई थी? सिंधु सभ्यता में काले रंग की। ठीक है, सिंधु सभ्यता में काले रंग की चूड़ियां। देखिए, सिंधु सभ्यता में जितनी भी चीजें आई है, बहुत सारी चीजों की खोज हुई थी, जैसे कि लिपस्टिक की खोज हुई थी, श्रृंगार पेटी की खोज हुई थी, बहुत सारी चीजों की मतलब खोजें हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु सभ्यता में काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी कहां से मिली थी? चूड़ी कहां से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा से हुई थी। ठीक है, कालीबंगा, कालीबंगा नामक स्थान से हुई थी काले रंग की चूड़ी प्राप्त। कालीबंगा, कालीबंगा जो कि सिंधु सभ्यता का ही एक जगह है जहां पर सिंधु सभ्यता खोजी गई थी। कालीबंगा मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में, मतलब सेकंड शिफ्ट के वीडियो का एनालिसिस जब डाला था तब मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ चीजें हैं, कुछ जगह हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसमें मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता आपको बहुत अच्छे से करनी है, मोहनजोदाड़ो आपको बहुत अच्छे से करना है, उसके बाद चंदहुदड़ो, उसके बाद लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा।
कुछ ना हो, ये 6 चीजें आपको बहुत अच्छे से करके जानी है कि ये जगह किस नदी के किनारे स्थित है, इसके खोजकर्ता कौन थे और किस वर्ष में ये खोजे गए थे। तो अगला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ये 5 क्वेश्चन हो गए। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? बिहार का शोक कौन सी नदी है? ठीक है, बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है? तो ये है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी को ही कहा जाता है बिहार का शोक, कोसी नदी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय पूछे गए हैं। वायसराय कौन थे? वायसराय तब लॉर्ड कर्जन जी थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय सन 1905 में भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य के अंदर कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो वो क्या होता है? राज्यपाल होता है। अब राज्य के अंदर पूछा है तो राज्यपाल जो है वो सभी कार्यों को देखता है। ठीक है, इसलिए प्रमुख कौन हो गया? राज्यपाल। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पीतल नगरी के नाम से जाना, कौन सा राज्य पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? पीतल नगरी कहलाता है। ठीक है, पीतल नगरी कहलाता है। पीतल नगरी कौन सा राज्य कहलाता है? तो पीतल नगरी जो है वो है मुरादाबाद को कहा जाता है पीतल नगरी। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि रामसर साइट की सांख्य सागर झील कहाँ है? रामसर साइट की सांख्य सागर झील पूछा है कहां पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद में अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जीके का कि राखीगढ़ कहां स्थित है? राखीगढ़ कहां स्थित है? ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन। राखीगढ़ कहां स्थित है? राखीगढ़ कहां स्थित है? राखीगढ़ जो है ये स्थित है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में राखीगढ़ पाया जाता है। राखीगढ़ एक जगह का नाम है जो कि हरियाणा में स्थित है। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किसने की? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो है इसकी मेजबानी किसने की थी? इसका जो सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश और नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ने की थी इसकी मेजबानी। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली दोनों ने मिलकर इसकी मेजबानी की थी। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी किसने की थी? मध्य प्रदेश और नई दिल्ली ने मिलकर की थी। अब देखो कालीबंगा से संबंधित एक और क्वेश्चन आ गया है, वो है कालीबंगा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा गया है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र है या बंदरगाह, मुख्य बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता के दो, एक तो था लोथल, दूसरा था कालीबंगा, और दोनों ही लोथल जो है गुजरात में स्थित है और कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। कालीबंगा स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ स्थित है? राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, राजस्थान।
ठीक है। हम आपके लिए थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं। पिछले 2 शिफ्ट के एनालिसिस हमने आपको वीडियो के थ्रू दिखा दिए हैं, आप तक पहुंचा दिए हैं, और उसमें बहुत सारे डिस्क्रिप्शन भी दिए हैं, बहुत सारे अलग अलग बीमारियों की हमने ट्रिक भी बताई है, ताकि अगले पेपर के लिए आपको थोड़ा सहयोग मिल जाए, थोड़ी मदद मिल जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चंस हो गए हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है काजिंद अभ्यास। काजिंद अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ? किन देशों के मध्य हुआ? ठीक है, काजिंद अभ्यास 2022 किन देशों के मध्य हुआ, ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा कजाकिस्तान और भारत के मध्य। ठीक है, कजाकिस्तान और भारत, ठीक है, कजाकिस्तान और भारत के मध्य हुआ ही है। इसके बाद में आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे हैं। देखो फिर से राज्यपाल का क्वेश्चन आ गया है। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल पूछे हैं, फिर से राज्यपाल का क्वेश्चन आ गया है। राज्यपाल किसी भी राज्य का ना छोड़े आप। मैं हर वीडियो में आपसे यही कहूंगी कि हर राज्य की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल आप बहुत अच्छे से करके जाएं। आपके कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आप विभिन्न राज्यों के नृत्य, खेल और साथ में विभिन्न देशों की राजधानी करके जाएं। आपके बहुत सारे टॉपिक, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इन्हीं से बन जाएंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो हैं वो हैं बी.डी. मिश्रा। ठीक है, बी.डी. मिश्रा जो हैं वर्तमान राज्यपाल हैं कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, देखो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? पूछ लिया है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मैंने फिर से आपको बता रही हूं मैं कि फिर से देखिए, आप फिर से किसी राज्य का नृत्य पूछ लिया है। किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो ये है केरल का। जितने भी अट्टम है सब केरल वाले राज्य है। ठीक है, केरल का है मोहिनी अट्टम। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे वो पूछा गया था मौलाना आजाद कलाम या मौलाना अबुल कलाम। मौलाना अबुल कलाम आजाद 2022 ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती? 2022 ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय ने जीती? विश्वविद्यालय ने जीती। तो ये है, इसका जो सही आंसर है वो है गुरु नानक विश्वविद्यालय। ठीक है, गुरु नानक विश्वविद्यालय। गुरु नानक विश्वविद्यालय ने ही 2022 की मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीती थी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद पूछ लिए हैं, देखो इसमें अनुच्छेद 21 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? अनुच्छेद 21 में किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। क्या आएगा? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का। प्राण और
दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, स्वतंत्रता का, ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख दे रखा है अनुच्छेद 21 में, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है जीके में से, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म आ गया है, देखिए फिर से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बौद्ध धर्म वगैरह आप अभी तक बौद्ध धर्म के आ रहे हैं, तो हो सकता है अगली शिफ्ट में जैन धर्म पूछ लेंगे। वो जैन धर्म के संस्थापक पूछ सकते हैं, उसके तीर्थकर पूछ सकते हैं, उसके बाद में जैन धर्म के प्रमुख स्वामी जो थे, ठीक है, वो कौन थे, उसके बाद उनमें जो भी संगतियां, मतलब कि जो भी बैठकें हुई थी वो कहाँ कहाँ हुई थी, वो सब भी पूछ सकते हैं आपसे। और बौद्ध धर्म में से भी पूछ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, दूसरी कहाँ हुई थी, तीसरी कहाँ हुई थी और चौथी कहाँ हुई थी, तो उसको आप एक बार नजर डालकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ पूछा गया है यहाँ पर, तो वो है त्रिपिटक, ठीक है। बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है त्रिपिटक, और त्रिपिटक में ही 3 श्लोक आते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो ये 3 पंक्तियां जो हैं वो त्रिपिटक कहलाती है और यही इसका पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन हो गए हैं हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो है साइंस से रिलेटेड, ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? पहला विज्ञान का पहला क्वेश्चन, किन जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं? ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था अपनी ऑफलाइन क्लास में कि साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं। शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से साइनोबैक्टीरिया किसको कहा जाता है? तो किन जीवाणु को साइनोबैक्टीरिया कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं नील हरित शैवाल को, ठीक है, नील हरित शैवाल को ही कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। अब जो शैवाल होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हरे शैवाल, एक होते हैं लाल शैवाल, एक होते हैं भूरे शैवाल और एक होते हैं नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल ही एक प्रकार के जीवाणु के रूप में होते हैं, बैक्टीरिया के रूप में होते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछे कि शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, तो शैवाल 4 प्रकार के होते हैं, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल और नील हरित शैवाल। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, तो उससे निर्मित होता है लाइकेन पौधा, ठीक है। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से ही लाइकेन पौधे का निर्माण होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं अगले पेपर में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जितना हो सके हमारी वीडियो को देखें, आपको इसमें केवल पेपर के ही क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उसके साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए जाएंगे, जो हो सकता है आपके अगले पेपर में आ जाए। वो तो आपकी अच्छी तैयारी के लिए आप वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है विज्ञान का वो है नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? नाभिकीय विकिरण, जो भी नाभिक से किरणें निकलती हैं उसको कहा जाता है नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? सबसे पहले प्रभावित होता है, ठीक है। तो इससे जो सबसे पहले प्रभावित होता है वो है आपका अस्थि मज्जा, जिसको कहा जाता है बोन मेरो। और आपको पता होगा कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण भी कहाँ होता है? आपके अस्थि मज्जा में ही होता है। और आपको पता होगा, मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। मैडम क्यूरी जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कुछ विकिरणों के आधार पर कार्य कर रही थी, तब उनकी डेथ हो चुकी थी, उनको मेगलोब्लास्टिंग एनीमिया हो गया था। मेगलोब्लास्टिंग जो कि नाभिकीय विकिरण के द्वारा उनके रक्त में चला गया था, उनका अस्थि मज्जा उससे डैमेज हो गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी अस्थि मज्जा, यानी कि आरबीसी में सबसे जल्दी, आरबीसी का निर्माण ही कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और मेगलोब्लास्टिंग एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी जो होती है फूल कर ब्लास्ट हो जाती है,
ठीक है। तो मैडम क्यूरी जो है उनकी आरबीसी फूल कर ब्लास्ट हो गई थी, नाभिकीय विकिरण का उस पर असर हो गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, किसमें ऊष्मा आसानी से नहीं गुजर सकती? किसमें ऊष्मा नहीं गुजरती? इसमें ऊष्मा नहीं गुजरती। ठीक है, तो ऊन, ऑप्शन के हिसाब से जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा ऊन। ठीक है, ऊन में सही तरीके आसानी से ऊष्मा नहीं प्रवाहित होती है। अगला है वायु क्या है? तो वायु एक गैसों का मिश्रण है। ठीक है, वायु क्या है? वायु एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है। वायु में बहुत सारी गैसें पाई जाती है और यही गैसें हम वायु के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उन ग्रहण की हुई वायु में आपसे पूछ सकते हैं अगला क्वेश्चन कि वायु जो होती है, वायु में नाइट्रोजन का परसेंट बताइए। नाइट्रोजन का जो परसेंट होता है वो होता है 78% वायु में। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं ये कि वायु में नाइट्रोजन का परसेंट होता है 78% होता है। ऑक्सीजन का परसेंट बताइए, ऑक्सीजन का कितना होता है? आपको ऑप्शन में 20.9 मिल सकता है या आपको 21% भी मिल सकता है। आपसे अगर पूछे कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बताए तो 0.03% होता है। आपसे अगर पूछे ऑर्गन का परसेंट बताएं तो ऑर्गन का होता है 0.93%। हो सकता है अगले पेपर में इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, और आ ही रहे हैं। जो भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो अगले पेपर में वही के वही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि जितना ज्यादा हो सके आप वीडियो को देखें, शेयर करें और कुछ अन्य लोगों का भी भला करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, तो अन्य लोगों का भी भला हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है पदार्थ का भौतिक गुण। पदार्थ का भौतिक गुण पूछा है। पदार्थ का भौतिक गुण, पदार्थ का भौतिक गुण क्या है? पदार्थ का भौतिक गुण क्या है? तो देखो, भौतिक रूप में उसमें क्या क्या आ सकती है, उसकी हम मतलब किस तरीके से पहचान सकते हैं? तो उसका रंग देखकर हम किसी भी पदार्थ को पहचान सकते हैं, उसका गलनांक देखकर हम उसको पहचान सकते हैं, उसका गंध देखकर भी उसको पहचान सकते हैं, गंध को सूंघ कर, उसका घनत्व देखकर हम उसको पहचान सकते हैं, उसका क्वथनांक कि वो कितने टेम्परेचर पर जमा है तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये सभी के सभी पॉइंट जो होते हैं ये पदार्थ के भौतिक गुण के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के आधार पर हम सभी चीजों का मतलब जो भी पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था का पता लगा सकते हैं। जैसे कि कोई धातु है, भौतिक है ना, धातु होती है, धातु के हम गुण किसके आधार पर? इन गुणों के आधार पर देख सकते हैं। अब धातु में से कोई धातुओं का रंग होता है पर गंध नहीं होती है। ठीक है, गलनांक होता है, इसका क्वथनांक होता है और घनत्व भी होता है। तो हम ये इनके आधार पर हम भौतिक गुणों को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो है इमली। इमली का पूछ लिया है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 5 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इमली, इमली में कौन सा अम्ल होता है? अभी पिछली वीडियो में ही बताया है मैंने। इमली में कितनी बार रिपीट होगा? ये कल के पेपर में भी रिपीट हुआ था, कल के पेपर में रिपीट नहीं हुआ था। कल के पेपर में मैंने आपको बताया था कि इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आज सुबह के पेपर में ये 2 बार रिपीट हो चुका है, अब ये तीसरी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चंस बिल्कुल रट चुके होंगे। ठीक है, और उनको बहुत आसान लग रहा होगा साइंस। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है? ठीक है, कच्चे आम का अभी मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है। कच्चे आम में अम्ल, कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल भी होता है और सिट्रिक अम्ल भी होता है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टार्टरिक या सिट्रिक, वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में क्या मिला है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि प्रकाश किस माध्यम में
गति करता है, वहां पर निर्वात लिखा हुआ था, उसी के साथ में मैंने ध्वनि भी बताया था। ध्वनि के लिए कोई माध्यम होना जरूरी है, और सबसे अच्छा इसका माध्यम जो होता है वो होता है ठोस। ठोस में ध्वनि की आवाज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? ध्वनि किसमें गति नहीं कर सकती है? तो ध्वनि निर्वात में गति नहीं कर सकती है, लेकिन प्रकाश निर्वात में गति कर सकता है। और पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर पर, मोम का पिघलना। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है, ये मैंने बताया था। मोम का पिघलना, अब देखो मोम पिघल रहा है तो इसमें उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो रही है, ठीक है। पहले मोमबत्ती इतनी बड़ी थी, पिघल पिघल कर इतनी बड़ी हो गई, तो उसकी अवस्था, उसकी बनावट चेंज हो रही है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन आएगा? इसमें आएगा भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर आपसे पूछे मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो मोमबत्ती का जलना जो है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ये क्या है? परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। आपको क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप इसका सही आंसर कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का, ठीक है, विद्युत चुंबक का प्रयोग पूछा था, विद्युत चुंबक का प्रयोग। अब विद्युत चुंबक का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है आपके लाउड स्पीकर में और विद्युत घंटियों में। विद्युत घंटियां जो देखी ना, जैसे टक टक बजाते हैं और आवाज आ जाती है, जैसे कि किसी के केबिन में रखा होता है और बजा देते तो बाहर से वॉचमैन वगैरह आ जाते हैं, वही विद्युत घंटियां होती है। या हमारे घर के बाहर जो घंटियां लगी होती है वो भी होती है विद्युत घंटियां। और लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर में, ठीक है, विद्युत घंटियों में और लाउड स्पीकर में ही विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। अगला जो क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे कुचालक पदार्थ। ऊष्मा का सबसे कुचालक पूछा है, जिसमें विद्युत ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, उसको कुचालक कहा जाता है। सबसे कुचालक पदार्थ पूछा है। सबसे कुचालक पदार्थ क्या होता है? देखिए ये जो है ये एक धातु है और ये अपवाद के रूप में जानी जाती है। सीसा या जिसको लेड कहा जाता है और इसका सिंबल होता है पीबी, ठीक है। लेड, सीसा या पीबी, ये ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, ध्वनि कहाँ से सुनी जाती है? आसान सा क्वेश्चन था। अब ध्वनि कहाँ से सुनोगे? आप कान से ही सुनोगे। इसका आंसर क्या आएगा? कान से। ध्वनि कहाँ से सुनी जाती है? कहाँ से सुनते हो आप? कान से, ठीक है। आंसर क्या आएगा? कान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा साइंस का वो है, वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? आप ऐसे लिख सकते हो, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका अपकेंद्रण सिद्धांत। अपकेंद्रण सिद्धांत, अपकेंद्रण सिद्धांत, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आपका, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए, या आप डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं कि विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कहलाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर
से मापा जाता है विद्युत धारा को विद्युत परिपथ में? ठीक है, तो आज के हमारे जीके के और साइंस के क्वेश्चन सभी लगभग हो चुके हैं। ये थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस था। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के साथ साथ में उसका कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिया है और बहुत सारी चीजें बताई है आपको, ताकि आपके अगले पेपर के लिए अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, जो जिन लोगों का अगले शिफ्ट में या अगले दिन पेपर है वो इन टॉपिक्स को काफी अच्छे से करके जाएं, ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, राजधानी, सभी राज्यों के नृत्य, सभी राज्यों के खेल। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जो राज्यपाल या मुख्यमंत्री से संबंधित है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हैं जो खेलों और नृत्य से संबंधित है। इसके साथ ही आपको साइंस में क्या करना है, आपको साइंस में जीके में और क्या करना है, आपको बौद्ध धर्म अच्छे से करना है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता आपको बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आप सारे क्वेश्चन, अगर आपसे सिंधु घाटी सभ्यता पूरी नहीं पढ़ी जा रही है तो केवल आप उन जगहों के ही नाम और उनकी नदियों के नाम, मतलब जिस भी नदी के किनारे वो बसे हुए हैं वो, और उन किन के द्वारा खोजे गए हैं, आप ये अगर अच्छे से करके जाते हैं तो मेरी मानिए आपका सिलेक्शन पूरा पक्का हो जाएगा। साथ ही आपको साइंस में क्या देखना है, तो साइंस में सभी प्रकार के जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु के रोग आपको बहुत अच्छे से करना है। फिजिक्स के क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट में फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं, और वो भी कौन से, कि जो चीजें आप फिजिक्स की लूसेंट में आपने देखे होंगे, एक उसमें बना हुआ है एक टेबल, उसके अंदर विभिन्न ऊर्जा के रूपांतरण लिखे हुए हैं। अगर वो टेबल आप अच्छे से कर जाते हैं, आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अच्छे से आते हैं, तो आप फिजिक्स के भी क्वेश्चन अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। प्रकाश के बारे में आप थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ सकते हो कि प्रकाश कहाँ गति करता है, कहाँ नहीं गति करता है, ध्वनि किस माध्यम में गति करती है, कहाँ नहीं करती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, वायु में, जल में, आप ये अच्छे से करके जाते हैं, आप मेरी मानिए आपके पूरे के पूरे साइंस के, आपके जीके के क्वेश्चन पूरे बन सकते हैं। ठीक है, तो मैं पूजा चौहान अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत करूंगी, और अगली क्लास में हम फिर से मिलते हैं। आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे चैनल्स को देखें। जिन भी लोगों का पेपर है उनको काफ़ी मदद मिलेगी। आप अगर हमारे चैनल को शेयर करते हैं तो उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी, उनका कुछ ना कुछ तो टॉपिक कवर हो ही जाएगा, जिससे कि वो अगले पेपर में अपने मार्क्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।